आज हम पॉलिटी का चौथा लेक्चर कंप्लीट करेंगे जो कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां टॉपिक से संबंधित है। यह महेश वरवाल सर की पुस्तक से कवर किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? किसकी बात हो रही है? मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की। तो 8 थीं। मूल संविधान का अर्थ यह हुआ कि जब हमारा संविधान लागू हुआ या जब बनकर तैयार हुआ तब मूलतः 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी और जोड़ी गई? तो 4 जोड़ी गई। आगे, भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? किसकी बात हो रही है? नए राज्यों के गठन का। तो वह प्रथम अनुसूची। नए राज्य के गठन से अर्थ है कि किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए या कोई नया राज्य किसी नए राज्य से अलग करके बनाया जाए। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, तो उसके नाम में परिवर्तन हुआ और उसके क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, तो यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके इनको सम्मिलित कर लिया जाएगा। जैसे पहले उड़ीसा का नाम ओडिशा पहले उड़ीसा का नाम उड़ीसा था, ओडिशा नहीं था। उसके नाम में परिवर्तन करके उसका नाम उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया। तो इसके लिए संविधान संशोधन नहीं किया गया, बल्कि प्रथम अनुसूची में परिवर्तन कर दिया गया। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची, अभी हमने जो ऊपर बात की वही है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र के विवरण को प्रदान करती है। प्रथम अनुसूची में राज्य के नाम और उनके क्षेत्र कहाँ हैं, कितने हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं, या उनका क्षेत्र क्या है, इसका विवरण हमें प्रथम अनुसूची में प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? किसकी बात हो रही है? 9वीं अनुसूची की। तो वह प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। फ्रेंड्स, ये प्रथम संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले तो ये प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वर्ष 1951 में, संविधान लागू होने के अगले वर्ष ही। और ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची से। अब ये 9वीं अनुसूची है क्या, इसमें है क्या? तो 9वीं अनुसूची बनाकर कुछ ऐसे विषय या कानून बना के इसमें शामिल कर दिए गए हैं जिन पर न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है या उसकी देख नहीं कर सकता है कि उसमें ये अनुसूची में ये कानून को क्यों रखा गया है। तो जो भी कानून अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए जाएंगे तो वह न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाएंगे। जब प्रावधान किया गया था तो ऐसी बात थी। वर्तमान में इस इसको भी संवैधानिक समीक्षा के दायरे में या न्यायिक समीक्षा के दायरे में शामिल कर दिया गया है। कब से? वर्ष 1973 से। ये 73 में क्या मूलतः आया था? केशवानंद भारती मामला, जिसमें मूल ढांचे की परिकल्पना हुई। मूल ढांचे का अर्थ क्या होता है कि जैसे संविधान में कोई भी जो प्रावधान है, अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद हैं, उनके जो मूल उद्देश्य हैं उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कि अगर नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं तो वो मूल अधिकार का जो पर्पज है वो नहीं बदलना चाहिए। आप उसमें संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन जो उसका एक मुख्य उद्देश्य है, जिस पर्पज से वो उसमें शामिल किया गया है, वो नहीं बदलना चाहिए। वो है मूल ढांचा। और इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि मूल ढांचा ये है। इसको सुप्रीम कोर्ट समय समय पर परिभाषित करता रहता है अलग अलग मामलों में। आगे देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? किसकी बात हो रही है? कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं और उनके प्रशासन और नियंत्रण किसके तहत किया जाता है? 5वीं अनुसूची के तहत। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे इसमें 5वीं अनुसूची में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। जैसे जिन्हें हम सेवन सिस्टर कहते हैं, वहाँ के जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर अन्य भारत के जो जनजातीय क्षेत्र है, जैसे महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में जो जनजातियां हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र उनमें कुछ घोषित किया जाएगा और वहाँ का प्रशासन 5वीं अनुसूची के तहत किया जाएगा। तो कभी भी पूछा जाए कि 5वीं अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्र, तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। अभी हम आगे देखेंगे तो फिर पूर्वोत्तर के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका शासन कैसे होता है। तो वहाँ पर
प्रशासन इसी के बाद छठवीं जो अनुसूची है उसके तहत होता है। तो अन्य भारत में जो जनजातीय क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, वहाँ का प्रशासन और नियंत्रण पांचवी अनुसूची के तहत किया जाता है। जैसे हमारा ये प्यारा भारत है, तो ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ का प्रशासन छठवीं अनुसूची के तहत होगा। जनजातियाँ तो यहाँ भी रहती हैं, लेकिन अन्य जो राज्यों में छोटी छोटी जनजातियाँ हैं या फिर जनजाति जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ देखते हैं और मध्य प्रदेश देखते हैं, जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं, तो यहाँ का प्रशासन पांचवी अनुसूची के तहत होगा। जबकि जब पूर्वोत्तर राज्य में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की बात आएगी तो वह छठवीं अनुसूची के तहत उसका प्रशासन होगा। तो आगे देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? किसकी बात हो रही है? शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, तो यह 7वीं अनुसूची है। हम कई बार देखते हैं तो हमारे संविधान में 3 अनुसूचियों की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची पर कानून राज्य बनाता है, और जो समवर्ती सूची है जिसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, उस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन कोई एक विषय है जिस पर केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी, और उन पर विवाद हो गया, तो केंद्र का कानून मान्य होगा, ना कि राज्य का। आगे देखते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? हमने अभी सबसे पहले यही पढ़ा था आगे कि जो 9वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है, कि जो न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर कर दिया गया था कि जो 9वीं अनुसूची में जो भी कानून या विषय डाल दिए जाएंगे उसकी सुप्रीम कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान हटा दिया गया। इसकी भी समीक्षा हो सकती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं कि 10वीं अनुसूची, यहाँ देखिए 9वीं अनुसूची जुड़ी, पहले 8 थी अब 9वीं हो गई, अब ये 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। अब कितनी अनुसूचियां होंगी? 10। तो 10वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो दल बदल का प्रावधान है। और जो 10वीं अनुसूची है उसमें संविधान 91वां जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, और इसको जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसको दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया, जो कि 10वीं अनुसूची 1985 में जुड़ी 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हो गई? 10। आगे एक नोट लिखा है कि अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। हम देखते हैं कि हमारे सभी दफ्तरों में हर जगह बस अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी लिखी पढ़ी जाती है, तो हमें ऐसा लगता होगा कि अंग्रेजी हमारी राजभाषा भी है। तो नहीं, ये हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल राजभाषा नहीं है। अंग्रेजी को 22 भाषाओं में दर्जा प्राप्त नहीं है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यही हमने जो पढ़ा। अब एक अनुसूचियों का क्रम है, 1 से लेके जो कुल 12 अनुसूचियां हैं उनका दिया गया, उनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है, उनसे संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको एक ट्रिकी माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारा शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो हम इसको देखेंगे कि पहली अनुसूची में क्या है और जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। अभी हमने पहले देखा था कि पहली अनुसूची में क्या है कि कोई राज्य हो, उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन हो। संघ राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ? जो यूटी होते हैं। जो हम देखते हैं हमारे देश में वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं और कुल 28 राज्य हैं। तो इनकी अगर सीमा में परिवर्तन करना हुआ, जैसे हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख को यूटी का दर्जा दे दिया गया, यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी। तो इन सब में परिवर्तन करने के लिए हमें संविधान संशोधन नहीं करना पड़ा। उनको जब कभी यूटी का दर्जा देने के लिए उनके क्षेत्रों में परिवर्तन किया गया, तब उन्हें नहीं दर्जा देना पड़ा। केवल हम पहली अनुसूची में
उनके नामों में और उनकी स्थितियों में परिवर्तन कर दिए। जो जम्मू कश्मीर का स्वतंत्र कानून था, उसके लिए जो आर्टिकल 370 था वो अलग है, वो इससे संबंधित नहीं है। वो अलग मुद्दा है कि उसको, क्योंकि उसे एक अलग विशेष राज्य का दर्जा था, वहाँ का खुद का एक संविधान था, उस संविधान की कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। और लेकिन अगर उसके क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो वह पहली अनुसूची के तहत होता है। जैसे दमन दीव को हाल ही में पहले अलग अलग संघ राज्य क्षेत्र थे, उनको मिलाकर एक बना दिया गया। तो जब जम्मू कश्मीर को अलग करके और लद्दाख को अलग करके संघ शासित प्रदेश बनाया गया तो 9 हो गया था। फिर दमन और दीव को एक कर दिया गया तो संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, तो फिर होके 8 हो गए कुल। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते व पेंशन के प्रावधान किए गए हैं। तो ये किनके वेतन भत्ते और पेंशन की बात हुई है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा या विधान परिषदों के सभापति। फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो राज्यसभा के सभापति कौन है, कौन होते हैं? हमारे देश के उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि राज्यसभा के सभापति को उनका वेतन भत्ता मिल रहा है। तो कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का कितना वेतन है, तो उनको उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी वेतन भत्ता या उनका वेतन नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका वेतन प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो उनका कोई वेतन नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य सभापति के रूप में उनका वेतन होता है, जो कि वो उसके सदस्य नहीं होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता है तो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। जो स्वतः बन जाता है उसे ही पदेन कहा जाता है। और उसके जो उपसभापति होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम CAG कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनके वेतन भत्ते और पेंशन सब दूसरी अनुसूची से संबंधित है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता, पहली अनुसूची में संघराज्य क्षेत्रों के नाम सीमा में कैसे हैं कि इनकी बात की गई है। अब तीसरी अनुसूची में किसकी बात होती है? शपथ। तो तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान की बात हो रही है। तो शपथ कौन तीसरी अनुसूची के तहत लेता है? क्या राष्ट्रपति लेता है, उपराष्ट्रपति लेता है? तो नहीं, जो संघ राज्य मंत्री होते हैं, संघ के राज्य के जो मंत्री हैं, वो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। संसद के और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, वो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। जो चुनाव में प्रत्याशी होते हैं, वो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। न्यायाधीश, जो न्यायाधीश होते हैं हमारे न्यायालयों के, वो भी तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं कहा गया है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति ये सब शपथ ये सब भी लेते हैं, लेकिन ये तीसरी अनुसूची के तहत नहीं, इनका संविधान के अनुच्छेदों में ही उनकी शपथ का प्रावधान है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी पूछा जाए राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं, तो नहीं, उनका अनुच्छेद है शपथ लेने का, अलग अलग अनुच्छेदों में उनके शपथ के बारे में बताया गया है। और तीसरी अनुसूची के तहत कुछ मंत्री जो कि संसद के होते हैं, विधानमंडल के होते हैं, उनके प्रत्याशी और जो न्यायाधीश होते हैं वह शपथ लेते हैं। तो यही लोग लेते हैं। आगे देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, जैसे राज्यसभा में मुख्यतः उनके क्षेत्र के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। तो चौथी अनुसूची में किस राज्य से कितने लोग मतलब राज्यसभा में सदस्य आएंगे, चौथी अनुसूची में उसकी चर्चा की गई है कि जैसे यूपी से राज्यसभा में 31 सदस्य जाते हैं या अन्य राज्य से कितने जाते हैं, उनकी चर्चा चौथी अनुसूची में की गई है। आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची में क्या है। पांचवी अनुसूची में अभी हमने पढ़ा था कि अनुसूचित क्षेत्रों
व जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। हमने देखा कि पूर्वोत्तर राज्य को छोड़कर जो अन्य शेष भारत के जनजातीय क्षेत्र हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है और उनका प्रशासन 5वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। तो कभी पूछा जाए कि 5वीं अनुसूची के तहत किन क्षेत्रों का प्रशासन होता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का या भारत के पूरे भारत का, तो नहीं, पूर्वोत्तर के अतिरिक्त उसको छोड़कर अन्य पूरे भारत में कहीं भी जनजातीय क्षेत्र अगर उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया, ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। तो उसका प्रशासन 5वीं अनुसूची के तहत होगा। आगे देखते हैं 6वीं अनुसूची में क्या है। हमने अभी ऊपर देखा 5वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर को छोड़कर अन्य जनजातीय क्षेत्र, और यही 6वीं अनुसूची में है पूर्वोत्तर राज्यों के, जिन्हें हम 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर, जिसमें सिक्किम नहीं शामिल है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 7 सिस्टर में असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, उनमें से भी कुछ राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में। तो 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन से संबंधित है। और आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं में हमने अभी पहले पढ़ा, 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अर्थात 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की चर्चा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो जिन पर ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र कानून बनाते हैं। राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर राज्य कानून बनाता है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की चर्चा की गई है जिन पर कानून अलग अलग सरकारें बनाती हैं। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमने अभी देखा कि भाषाएं, ऊपर हमने पढ़ा था ना कि भाषाओं की चर्चा है, तो 8वीं में भाषाओं की बात की गई है। संविधान में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं 8वीं अनुसूची में? 22, जिनमें हमने देखा था कि अंग्रेजी 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, जो कि सबसे अधिक उपयोग की जाती है दफ्तरों में, तो भी वह हमारी 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये प्रचलन में तो है अंग्रेजी, लेकिन इसको संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। अब ये जो 4 अनुसूचियां हैं, 9, 10, 11, 12, ये चारों संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई हैं, क्योंकि मूलतः संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, बाद में 12 हो गई, तो 4 अन्य जोड़ गई। तो 4 कौन कौन सी हैं देखते हैं। 9वीं अनुसूची में जो हमने देखा, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनियम आदि, जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए सम्मिलित किया गया था। हमने देखा था कि 9वीं सूची में ऐसे विषय अगर या कानून शामिल कर दिए गए या उसमें डाल दिए गए तो उसकी न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता था, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता था कि आपने ऐसा इसमें क्यों किया है। अगर 9वीं सूची में शामिल कर दिया तो उसकी वह समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाता था या जांच के दायरे से बाहर हो जाता था। लेकिन जब वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामला आया, जिसमें मूल ढांचे की परिकल्पना की गई, तो उसमें कहा गया कि अब इससे पहले जो कानून इसमें शामिल कर दिए गए उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाएंगे या डाले जाएंगे उन पर न्यायालय समीक्षा कर सकता है, उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना। 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं दल बदल से संबंधित है कि यदि कोई सदस्य है जो संसद सदस्य है, विधानमंडल सदस्य, कहीं भी अगर वो दल बदल करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो किसके तहत? उसकी चर्चा 10वीं अनुसूची में है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। हम देखते हैं ना कि बिना किसी रीजन के यदि कोई सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है और वह 10वीं अनुसूची के जो नियम है उसको पालन नहीं होता है तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? वर्ष
1992 में संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 73वां। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची से, जिसमें पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतें जोड़ा गया, जिन्हें पंचायतें कहते हैं। कब? 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके। और ये लागू कब हुआ पंचायत? तो 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो कभी पूछा जाए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। तो ये संविधान संशोधन 92 में हो गया है, 73वां संविधान संशोधन, लेकिन लागू कब हुआ है? 1993 में 24 अप्रैल को। और उसी से संबंधित 12वीं अनुसूची, जो कि नगर पालिका से संबंधित, जैसे गाँव में ग्राम पंचायत होती है, वैसे जो नगर हैं, शहर हैं, वहाँ पर नगर पालिका होती है। उसके तहत वहाँ पे शासन प्रशासन किया जाता है। तो वो 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और यह 1992 में 74वां संविधान संशोधन करके शामिल किया गया। तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 10वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। नौवीं अनुसूची है, जो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 9वां जोड़ा गया, वो जैसे कुछ ऐसे कानून हैं जिनको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, तो वह न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर हो जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज हमारी अनुसूचियों का लेक्चर। तो हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक जो आप याद कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, जल्द ही आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।